तो अब हम स्टार्ट करते हैं कंट्रोल सिस्टम। तो कंट्रोल सिस्टम में हम सबसे पहले करेंगे फर्स्ट ऑर्डर टाइम रिस्पांस एनालिसिस। फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर ये बेसिक लेवल की चीज़ है, ये आती है। तो फर्स्ट ऑर्डर जैसे देख रहे हैं 1/st, सबको पता है। ट्रांसफर फंक्शन जो है इसका क्या होता है, 1/1 + st। क्यों ये 1 जो है ये इधर आया है, जब भी यूनिटी फीडबैक होता है तो जो भी न्यूमरेटर में होता है वही ऐड हो जाता है डिनोमिनेटर में ट्रांसफर फंक्शन बनाने के लिए। या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं GS/में 1 + GS, ठीक है, HS, ठीक है। तो उससे भी हम कर देते हैं इस चीज़ को, ठीक है। अब हम और चीज़ें देखते हैं, जैसे कि हम इसमें ये देखिए, इसका जो रो एस होता है, जब भी स्टेप रिस्पॉन्स होता है तो उसका CT जो है वो 1 - e⁻ t/t। अच्छा, टी टाइम कांस्टेंट, ये वाला टी जो है वो अभी निकालते हैं। ये देखिए, ये रहा दिस टी, ठीक है। रो एस 0 होगा। टाइम डिले टाइम जो है इसका फर्स्ट ऑर्डर में, ये याद रखना, ये कभी कभी पूछते हैं, 0.693 टाउ, ठीक है। और TR राइस टाइम जो इसमें पूछा जाएगा वो 2.2 टाउ, जो मैंने उधर भी बताया था। या तो बोल सकते हैं हम 0.35 बैंडविड्थ अपॉन में बैंडविड्थ। ये इम्पल्स रिस्पॉन्स, इसका इम्पल्स रिस्पॉन्स क्या है, इसका मतलब इसका डेफिनेशन कर दोगे आप तो ये इम्पल्स रिस्पॉन्स बन जाएगा। तो 1/t e⁻t/t। ये देखिए, ये स्टेबल नहीं होता, इसकी रो एस भी नहीं निकल सकती, यानी कि स्टेडी स्टेट एरर भी नहीं निकल सकती। और इसका जो फंक्शन ग्राफ है वो नीचे की तरफ ऐसे जा रहा है, ठीक है। और हो गया फिर रैंप रिस्पॉन्स, ठीक है। इसका अब इंटीग्रेशन कर दोगे आप, स्टेप रिस्पॉन्स का इंटीग्रेशन कर दोगे तो रैंप रिस्पॉन्स बनता है। इसकी जो स्टेडी स्टेट एरर है वो टी होती है, इसकी स्टेडी स्टेट एरर 0 होती है, इसलिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप रिस्पॉन्स होता है, इसलिए हम हमेशा कंसिडर इसको करते हैं, ठीक है। एक ये फंक्शन होता है, देखिए इसका क्वेश्चन आया भी है गेट में, इसी में आया शायद। ये शुरू हो रहा है KI से एंड K0 तक, ये ऐसे वेरी कर रहा है। तो इससे देखिए, ये ट्रांजिएंट इक्वेशन आपको याद है, अपने नेटवर्क एनालिसिस में हमने पढ़ी थी, तो उस जैसे इक्वेशन इसमें बनती है। K0 यानी कि वो इनफाइनाइट वाला जो टर्म है वो ये है, K0 + KI - K0 e⁻t/τ। इस क्वेश्चन, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन टाइम के उसमें ये आपको तुरंत याद होनी चाहिए। ये हमने सॉल्व कैसे की ये बाद की बात है, क्योंकि ये अभी शॉर्ट नोट्स है, ठीक है। सेकंड ऑर्डर सिस्टम में ये देखिए, ये इसका जो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है वो ω_n²/s+2g⁻n। अच्छा, तो मैंने जैसे ही बोला कि ये अगर यूनिटी फीडबैक होगा तो ω_n² जो है वो सिंपल यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो ω_n²/s²+2g⁻ns+ω_n²। तो ये आपकी स्टैंडर्ड बन गई, इसको तो आप सभी जानते हैं। तो अल्फा क्या है इसमें, अल्फा जो होता है वो जीटा⁻n होता है, ठीक है, अल्फा पता है। ओमेगा डी क्या होता है, ओमेगा डी √1 - जीटा होता है, ठीक है। और ओमेगा एन नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो भी है इसकी, वो α² + ω_d²। कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, ये वाला ओमेगा डी हम ये भी मान लेते हैं कभी कभी, और यहाँ ω_n² लिख देते हैं, तो ये गलत हो सकता है उस हिसाब से। तो अब ये ध्यान रखिए इस चीज़ को। या फिर हम इसे ऐसे ही बोल सकते हैं कि ω_n² - α² का रूट = ω_d, ये ऐसे भी हो सकता है। तो इस चीज़ को याद रखना है। ω_n एक तरह से ω_n है क्या, आपने देखा होगा, जब एक सर्कल जैसे ये सर्कल जो अगर पोल की जो सारे पोल है वो एक वर्टिसेस इन पे लाई कर रहे हैं, तो जो इसकी रेडियस होगी, उसे ही हम ω_n बोलते हैं। देखिए इसमें ω_n कांस्टेंट है, क्यों, क्योंकि वो रेडियस है, रेडियस एक सर्कल की कांस्टेंट रहती है, ठीक है। तो cos phi = जीटा, cos phi = जीटा, ये एक रिलेशन है। cos phi जो होता है वो जीटा के इक्वल होता है। टी जो हम निकालते हैं वो -1 में रियल, या फिर इसे बोल सकते हैं =1 + लैम्डा। लैम्डा हमने बताया था 1 जीटा⁻n, तो 1 में जीटा⁻n जो वैल्यू होती है वो टाइम होता है, ठीक है। साइन फाई, cos फाई और साइन फाई का आप बना ही सकते हैं cos², अगर cos² कर दोगे और ये भी जीटा² हो जाएगा, ठीक है। और फिर साइन का फॉर्मूला लगा दोगे तो 1 - जीटा² का रूट, यानी कि साइन फाई क्या होगा, √1 - जीटा²। ओमेगा डी
मैंने ओमेगा डी इससे बताया ही था आपको, देखिए ये रहा ओमेगा डी, इसी फॉर्मूले को इसे भी ऐसे भी लिख सकते हैं, ओमेगा एन स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर का रूट, S1 S2 इज इक्वल टू माइनस एस प्लस माइनस जीटा ओमेगा डी। अच्छा यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है, ये किस चीज के लिए वैलिड है, ये मेरा ये अंडर डैम के लिए वैलिड है। अभी मैं आगे बताऊंगा आपको, ये हर चीज के लिए वैलिड नहीं है, इसके अलग अलग वैल्यू हो जाएगी। जैसे अब अनडैम्प्ड आ गया, अनडैम्प्ड में जीटा यानी कि डी, जीटा बिल्कुल नहीं है उसमें, जीटा इज इक्वल टू जीरो, यानी कि उसमें अब ये आप डालोगे तो S1 S2 इज इक्वल टू प्लस माइनस जीटा ओमेगा एन रहेगा। ठीक है, क्यों जीटा जीरो है तो ओमेगा डी तो हमारे पास पता ही है, ओमेगा डी ओमेगा एन रहा, तो ओमेगा एन ये कट गया तो ओमेगा एन बच गया। ठीक है, इससे क्या पता चला मुझे कि दोनों जो पोल है वो है जे ओमेगा एन पे और एक माइनस जे ओमेगा एन पे। तो ये मार्जिनल स्टेबल है, ये हमें पता है क्यों, जब भी जे ओमेगा एक्सिस पे होते हैं तो ये मार्जिनल स्टेबल है। ठीक है, अब अगर यहाँ पे सेकंड केस यही है, मतलब क्रिटिकल केस आ गया, जीटा इज इक्वल टू 1 क्रिटिकल केस है, तो अब इसको S1 S2 को हम कैसे लिखेंगे, देखो ओमेगा डी तो हमारा यहाँ क्या, ओमेगा डी और माइनस अल्फा, इसका कोई वो है क्या रिलेशन, नहीं। अब हम इस चीज को देखिए, यहाँ पे जीटा 1 आ गया, ठीक है, बिल्कुल आ गया, जीटा 1 आ गया, और टी की वैल्यू क्या आ गई, टी की वैल्यू आ गई 1/ओमेगा एन आ गया। ठीक है, S1 S2 एक ही पॉइंट पे लाई करते हैं, वो वाला पॉइंट जो है वो माइनस ओमेगा होगा, वो वाला पॉइंट जो होगा वो माइनस ओमेगा एन होगा। ठीक है, ये वाली चीज है, ये जो है ये स्टेबल भी है और फास्टेस्ट भी है। तो ये चीज इसका MSQ पूछते हैं कि ये क्या है और इसका क्या एडवांटेज है, स्टेबल भी है और फास्टेस्ट भी है। लेकिन कोई इतना ज़्यादा एडवांटेज नहीं है, इसलिए हम अंडर डैम्प्ड पे आएंगे अभी। तो इसका ये याद रख लीजिए कि इसमें तो प्लस माइनस जीटा ओमेगा नहीं है, क्योंकि अनडैम्प्ड है, मार्जिनल स्टेबल है। ठीक है, क्रिटिकल डैम्प्ड है, यानी कि एक यहाँ पे ओमेगा एन पे वो दो बार जो भी वो है हमारे पोल्स की जो वो है पोजीशन, वो दो बार एक ही पॉइंट पे होती है, तो इस वजह से स्टेबल भी और फास्टेस्ट भी है। ओवर डैम्प्ड जो है वो स्लो, यहाँ पे डोमिनेंट कॉन्सेप्ट भी लग सकता है, डोमिनेंट मोड कॉन्सेप्ट। यहाँ पे आजकल अगर उन्हें घुमाना है क्वेश्चन तो वो यहाँ पे इस पे क्वेश्चन देंगे, और वो आपको लगेगा अंडर डैम्प्ड का। जैसे कि अगर मेरे को एस क्यूब का फंक्शन दे दिया, एस क्यूब का फंक्शन दे दिया तो हम उसे निकालने में बैठ नहीं सकते, या फिर हम उसे कोई एज्यूम नहीं कर सकते, उसमें हमें डोमिनेंट पोल कंसेप्ट लगाना पड़ेगा, तब जाके हमें पता चल जाएगा कि कौन सा इसमें से वैल्यू है, कौन सा इनवैलिड। जो भी सबसे पास होता है पोल, जो भी सबसे पास होता है ओरिजिन के, वो डोमिनेंट पोल होता है, तो वो वाला तो हमेशा रिटेन करेगा। लेकिन जो दूर है उससे 5T या 6T की उससे दूर है तो वो नहीं रिटेन करेगा, उसे हटा देंगे, कंसिडर ही नहीं करते हैं। तो ओवर डैम्प्ड में क्या है, जीटा इज ग्रेटर देन 1 हो गया, S1 S2 इज इक्वल टू माइनस जीटा ओमेगा। अच्छा इसे याद रखिए, हमने इसको याद करने अभी अभी आया नहीं, इसको याद है कि ये और ये सेम है, माइनस अल्फा प्लस माइनस जी ओमेगा टी, माइनस अल्फा प्लस माइनस जी ओमेगा टी। लेकिन यहाँ पे देखिए ये वाला उल्टा है थोड़ा सा, माइनस अल्फा प्लस माइनस तो है लेकिन यहाँ जे नहीं है, यहाँ जे नहीं है, क्यों जे नहीं हो, ये जे की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी यहाँ पे, ये तो एक रियल एक्सेस पे ही सारा काम कर रहा है। तो ये ओमेगा एन जीटा स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, ओमेगा एन जीटा स्क्वायर माइनस 1 ये है। ठीक है, तो ये जीटा स्क्वायर यहाँ मान लीजिए -1 ओमेगा एन, अब इसको याद रख लीजिए, ये आ सकता है। टी, टी क्या था मैंने आपको बताया था, रियल पार्ट। ठीक है, रियल पार्ट तभी तो माइनस अपॉन में रियल पार्ट ही था, तो रियल पार्ट तो माइनस अल्फा था, इसलिए माइनस माइनस कट के 1 + अल्फा हो गया था। यहाँ पे रियल पार्ट क्या है, पूरा ही रियल पार्ट है, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन में जीटा ओमेगा एन, माइनस एक माइनस होएगा एक प्लस के हिसाब से चलेगा, तो 2 टाइम वो आ गया हमारे पास। तो डोमिनेंट मोल कॉन्सेप्ट यहाँ देखो मैंने बताया था, लगा दिया है, इग्नोर कर दिया इस चीज़ को। और फिर आता है अनडैम्प्ड, अनडैम्प्ड जो है वो 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है, 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है, और S1 S2 जो है माइनस जीटा ओमेगा एन, और ये तो बताया माइनस अल्फा प्लस माइनस जे ओमेगा डी। इस पूरे याद करने की जगह ये याद कीजिए, ओमेगा डी आपको तो पता ही चल गया, ओमेगा एन 1 माइनस जीटा स्क्वायर। ठीक है, और और हम देखते हैं टी, ये पता ही है 1 अल्फा, इसका जो है ये यहाँ बनते हैं पोल, क्यों ये जो पोल जो है ये देखिए
एक इमेजिनरी एक्सिस उसी पे इमेजिनरी एक्सिस पे भी लाई कर रहा है, तो ये इमेजिनरी एक्सिस मतलब इमेजिनरी पॉइंट पे भी लाई कर रहा है। स्टेप रिस्पॉन्स ऑफ सेकंड ऑर्डर सिस्टम। अच्छा, स्टेप रिस्पॉन्स ऑफ ए सेकंड ऑर्डर सिस्टम, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी। तो 1 माइनस ई टू द पावर माइनस जीटा ओमेगा, यानी कि माइनस क्या, माइनस अल्फा टी, ई की पावर माइनस अल्फा टी अपॉन में 1 माइनस जीटा स्क्वायर इंटू 1 माइनस जीटा स्क्वायर कॉस ओमेगा डी। ओमेगा डी क्या था, ओमेगा एन इंटू रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर, ठीक है, और प्लस जीटा साइन ओमेगा डी टी। ओके, तो सी टी अब दूसरे में हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं इसको। सी टी इज इक्वल टू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस जीटा ओमेगा एन डिवाइडेड बाय रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर और साइन ओमेगा डी टी प्लस 5, ठीक है। तो ऐसे लिख सकते हैं इसको। अच्छा, ये वाला भी याद रखने की कोशिश कीजिए, इसको भी याद रखने की कोशिश कीजिए। वो ओमेगा डी आ गया ना हमारे पे, तो जीटा ओमेगा एन तो हमेशा बार बार निकालना ही है, तो इस चीज़ पे भी कंसिडर कीजिए, ठीक है। अब आती है सी टी। ये देखिए अंडर डैम्प्ड कंडीशन है। अंडर डैम्प्ड के मैं अब सारे वो निकाल रहा हूँ कि स्टेप रिस्पॉन्स अंडर डैम्प्ड वाले में कि बहुत सारी चीज़ें आती है। टी डी आता है, टी पी आता है, टी आर आता है, टी डिले टाइम आता है, पीक टाइम आता है, राइज टाइम आता है, फाई आता है, ठीक है। तो इसे ये सब पता ही है आपको, लेकिन अब एक और को रिवाइज कर लेते हैं। टी डी इज इक्वल टू 1 प्लस 0.7 जीटा बाय ओमेगा एन, ये जनरल फॉर्मूला है इसका, 1 प्लस 0.7 जीटा बाय ओमेगा एन, ठीक है। टी पी इज इक्वल टू एन पाई बाय ओमेगा डी, ओमेगा डी पता है, ओमेगा एन रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर। टी आर को हम या तो जो जनरल में लिखते हैं वो पाई माइनस फाई बाई ओमेगा डी लिखते हैं। ये देखिए, फाई क्या बोल सकते हैं, कॉस इनवर्स इंटू पाई बाई 180, ठीक है, कॉस इनवर्स इंटू पाई बाई 180, और ये पाई तो है ही। और भी चीज है, टी आर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.8 प्लस 2.5 जीटा बाई ओमेगा एन। इस चीज को ध्यान से पढ़िए, 0.8 प्लस 2.5 जीटा बाई ओमेगा एन। नहीं तो ये तो है पाई माइनस फाई, और फाई जो है क्या है, कॉस इनवर्स जीटा, बिल्कुल। अब इसे किस में बदल दिया हमने, फाई यानी ग्रेडियंट में बदलना है, तो ठीक है भाई साहब, बदल दिया हमने इसे भी, ठीक है। अब आती है बात टॉलरेंस, 5% टॉलरेंस यानी कि 95%, इसका आप सेटलिंग टाइम बताना होता है। सेटलिंग टाइम देखिए 3t, 5% टॉलरेंस है तो सेटलिंग टाइम 3t होगा। 98% अगर दे रखा है, 2% टॉलरेंस है तो 4t होगा, जनरल है ये। और टी क्या था हमारे उस केस में, 1 अपॉन में जीटा ओमेगा एन, ठीक है। तो OLTF जो है वो जीटा इज, अच्छा ये भी बताता हूँ, ये देखिए x परसेंटेज इज इक्वल टू टी एस। अगर मेरे को यहाँ 2% दे रखा था तो यहाँ 2 x इज इक्वल टू 2, तो ln 100/2, तो ln 50 बाई जीटा ओमेगा एन। तो ये जो ln 50 और ये है, ये नियरली इक्वल टू 4 होगा, ठीक है। तो ऐसे ही अगर मेरे को टॉलरेंस 6% दे दे, 7% दे दे या 10% दे दे, तो मुझे अब ये डरने की जरूरत नहीं कि 3t है 4t है, मुझे तो इससे ज़्यादा नहीं पता। लेकिन मुझे तो पता है कि ln 100/x को ही हम क्या बोलते हैं, जो उसका कोफिशिएंट होता है टी का वो, ठीक है सर। अब देखिए OLTF, मैंने एक रिलेशन लिखा हुआ है कि OLTF में जीटा जो है वो डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, रूट के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रूट के। अच्छा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगर मान के चलिए जैसे कि किसी भी जीटा, अगर OLTF का जीटा मुझे पता है कि भाई इसका जीटा जो है वो 2 है, और के की वैल्यू मुझे दूसरे वाले में के की वैल्यू पता है कि इतने से बढ़ रहा है, के की वैल्यू इंक्रीज होगी, तो जीटा में क्या असर पड़ेगा, तो जीटा अपॉन में रूट के का फर्क पड़ेगा, सिर्फ OLTF, नॉट फॉर CLTF में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वही का वही रहता है। MP यानी कि मैक्सिमम पीक ओवरशूट, इसे CTP माइनस C इनफाइनाइट भी बोलते हैं, ठीक है, या फिर इसे जो जनरल बोलते हैं यूज करते हैं ई टू द पावर माइनस जीटा पाई अपॉन रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। ये वाला जो इक्वेशन है वैलिड तभी करता है जब C इनफाइनाइट, यानी कि उसको जो एंड पोजीशन है वो मतलब C इनफाइनाइट जो है वो 1 होगा तभी। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि C इनफाइनाइट आपको दे दिया 2 5 कुछ भी दे दिया, तब आप ये डायरेक्टली मत लगा देना, तो फिर वो आंसर गलत आ जाएगा। अब जैसे मैंने इसमें दिया C इनफाइनाइट, देखिए 0.04 दे रखा था, ठीक है, 0.04 दे रखा था जिसमें 0.034 हमने निकाल दिया,
मतलब MP जो भी है, ठीक है। तो लेकिन वो 1 के लिए तो नहीं था ना, तो C इनफाइनाइट के लिए मुझे निकालने को बोला है, ठीक है। तो C इनफाइनाइट के निकालने के लिए MP मुझे यहाँ पे देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, यानी कि 0.04 पे जब ये था तो 1 पे क्या होगा, ठीक है। तो MP क्या हो जाएगा, ये इधर गया, MP इज इक्वल टू 0.0034 अपॉन में 0.04, तो ये MP आएगा असली में। नहीं तो आप ये नहीं बोल देना कि ये निकल गया MP, तो ये आंसर गलत हो जाएगा आपका। ये आंसर नहीं होगा इसका 0.034, इसमें हमें इसका डिवीजन करना पड़ेगा क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया। अच्छा, परसेंटेज MP, CTP माइनस सी इनफाइनाइट अपॉन में सी इनफाइनाइट इंटू 100 कर दोगे तो परसेंटेज MP निकल जाएगा। नहीं तो आप इसे ऐसे ही बोल सकते हो, e⁻⁻π cot फाइव इंटू 100, इसे भी यहाँ पे भी बोल सकते हो, इस चीज़ को 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो फाइनल ये होगा मैक्सिमम पीक ओवरशूट बाय फाइनल V, फाइनल जो C इनफाइनाइट पे जा रही है, इनटू 100, तो इसे ही बोलते हैं हम परसेंटेज ओवरशूट, ठीक है। अच्छा, अंडरशूट भी होता है, ओवरशूट भी होता है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना। देखिए ओवरशूट अंडरशूट भी होते हैं। फर्स्ट ओवरशूट तो 1 मतलब उसमें तो n की पावर, n की वैल्यू हम 1 ले लेते हैं, ठीक है। लेकिन उसमें क्या होता है, अगर अंडरशूट पूछा है तो n की पावर n इज इक्वल टू 2 लेना पड़ेगा ना, तो फर्स्ट अंडरशूट तो 2 पे ही आता है, समझे। यहाँ पे तो मैंने 1 लेके मान के चला हुआ है, जीटा पाई वाले में 1 लेके मान के चला हुआ है, इसलिए नहीं इसमें कोई फर्क पड़ा मुझे, ठीक है। इफ जीटा इज इक्वल टू 0 तो MP 100% है, कैसे पता ही आपको, देखिए 0 कर दोगे तो ये e⁻0 e⁻0 है, तो समझिएगा आप, तो ये 100% होगा। अब हम देखते हैं डिके रेशियो। डिके रेशियो में क्या है, MP2 बाय MP1 इज इक्वल टू MP3 बाय MP2। देखिए MP2 यानी कि n इज इक्वल टू 2 और 1 पे डिवाइड करोगे तो वो 3 और 2 के डिवीजन के इक्वल होना चाहिए, तो डिके रेशियो भी ये इसे ही डिके रेशियो बोलते हैं, मतलब आगे वाली चीज को पीछे वाले से डिवीजन कर दोगे, ठीक है। नंबर ऑफ साइकिल, पहले तो ये देख लीजिए ओमेगा डी क्या है, ओमेगा डी इक्वल टू 2 पाई FT, तो FT क्या होगा, ओमेगा डी बाय 2 पाई, ये याद होगा। नंबर ऑफ साइकिल क्या होता है, जो ओरिजिनल फॉर्मूला है वो TS माइनस TR इंटू FT, या फिर अगर जब TR बहुत ही छोटा है तो TS इंटू FT भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए MR क्या है हमारा, रेजोनेंस पे जब m की वैल्यू होती है, मैग्नीट्यूड की जो वैल्यू होती है वो है, तो 1 में 2 जीटा इंटू 1 माइनस जीटा स्क्वायर, इसको याद रखो, ये बहुत आ रहा है आजकल, ठीक है। और इसकी जो असली जो वैल्यू है वो के जो इसका गेन जो उस टाइम पे गेन होता है 2 जीटा इंटू 1 माइनस जीटा स्क्वायर, ये तब तक है जब तक 0 और 1/√2 से वो होता है, ये तब तक है ये सिर्फ। लेकिन जीटा इज इक्वल टू 1/√2 पे MR की वैल्यू 1 हो जाती है और MR 0 ओमेगा आर की वैल्यू 0 है, ओमेगा आर क्या, ओमेगा n रूट 1 माइनस 2 जीटा स्क्वायर, और 0 से 1/√2 तक का जा रहा है, ठीक है। बैंड विड्थ, ये तो याद हो गया होगा कि अपन में 2 जीटा रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर, ओमेगा आर क्या है, ओमेगा n 1 माइनस 2 जीटा स्क्वायर, बस 2 आ गया यहाँ ओमेगा डी की जगह, ओमेगा डी में बस 2 नहीं था, यहाँ पे 2 आ गया, और ये सभी वैलिड है जब तक 1/√2 के अंदर है। अच्छा जी, ये ध्यान से रखना है, पहले जीटा हमें निकालना है, उससे पहले पता चल जाए हमें, अगर 1/√2 के इक्वल ही है ना तो कोई टेंशन ही नहीं, ओमेगा आर की वैल्यू 0 हो जाएगी, MR की वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। अब आता है बैंडविड्थ, बहुत ही बड़ा फॉर्मूला जिसे बोलते हैं हम ओमेगा n रूट 1 माइनस 2 जीटा स्क्वायर प्लस रूट 4 जीटा 4, ठीक है, माइनस 4 जीटा स्क्वायर प्लस 2, इस एक बार तो इसका बस एक्सप्रेशन पूछ लिया था ऑप्शंस में, ठीक है। तो इसे भी एक बार को ध्यान रखने की जरूरत है, अगर आप इलेक्ट्रिकल और उसके हैं तो ये आ सकता है, इसी में तो एक बार आ चुका है शायद, ठीक है। ओमेगा n रूट 1 माइनस 2 जीटा स्क्वायर क्या है, एक तरह से याद रखो इसे, देखिए ऐसा ही है, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, प्लस रूट, ठीक है, प्लस रूट 4 माइनस 4 जीटा स्क्वायर, यानी कि ये कम होती जा रही है, ठीक है, प्लस 2, ये याद रखना है। अच्छा, अब इस चीज को तो बस ऑप्शंस के लिए, लेकिन यूज जो करना है वो ये है, अगर न्यूमेरिकल वैल्यू है तो ओमेगा n 1.85 माइनस 1.2 जीटा, ओमेगा n 1.85 माइनस 1.2 जीटा, ये बैंडविड्थ है इसकी।
और ये इम्पोर्टेंट है। कभी कभी क्या है, हमें 3 फॉर्मूले याद होने चाहिए। देखिए 1+0.7 जीटा बाई ओमेगा एन, ठीक है, बिल्कुल सही है। टी आर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.8 + 2.5 जीटा अपॉन में ओमेगा एन। देखिए जीटा और ओमेगा एन, बस यही तो याद रखना है। ये देखिए 0.2 से कम हो गया, ये कितना थोड़ा सा बढ़ गया इससे, 0.7 जो है इससे, तो ये याद रखो 0.8 + 2.5 जीटा बाय ओमेगा एन, ठीक है। अब देखिए ये 1.85, 1.85 थोड़ा सा ऐसे याद रख लो, 1.8 1.2 1.8 1.2, 5 लगा देना बाद में, 1.85 - 1.2 जीटा, ठीक है, 1.2 जीटा। अब कोई टेंशन नहीं, ये 3 फॉर्मूले यहीं से मैक्सिमम आजकल जो आ रहे हैं वो यहीं से आ जाएंगे। अगर उन्हें कुछ इस चीज में हार्ड भी बनाना होगा तो ऐसे ही बनाते हो कि भाई, और तुम्हें पता नहीं चलने देंगे कि वो सिंपल है या एमआर और ये सारी चीजें हैं उसमें, ठीक है। इसका ग्राफ भी होता है, उसमें ग्राफ में आपने देखा होगा कि ये 1 तक जाता है, सिर्फ 1 तक जाता है, उसके बाद ऐसे आता है नेगेटिव इसका। उसके लिए मैं अभी थोड़े दिनों के अंदर सारे जो क्वेश्चंस होते हैं जो रिलेट कर रहे हैं, जो क्वेश्चन आ रहे हैं जो कि टेस्ट सीरीज में है और जो प्रीवियस ईयर है, जो कि हर टॉपिक के हिसाब से, वो सारे फॉर्मूलेज भी मैं आपको दूंगा, फॉर्मूलेज भी दूंगा, क्वेश्चंस भी दूंगा, कि उन्हें तुरंत तुरंत आप देख लोगे तो आपके सारे कंसेप्ट क्लियर रहेंगे, ठीक है। तो फाई आर इज इक्वल टू -tan इनवर्स √1 - 2 जीटा स्क्वायर अपॉन में जीटा। अच्छा, ये क्या है, √1 - 2 जीटा स्क्वायर क्या है, समझे? तो ओमेगा आर वाला ही तो ये वो है, ओमेगा एन का कोफिशिएंट ही तो है ये। तो इसमें कुछ भी तो नहीं किया इसने, मुझे इसने कुछ नहीं किया, इसने -tan इनवर्स ओमेगा आर बाय क्या, जीटा ओमेगा एन ना, तो अल्फा वाला याद आया कुछ? अल्फा मतलब मैं याद करने के लिए बोल रहा हूँ, तो जीटा ओमेगा एन याद रखना है ऐसे। तो ओमेगा एन से ओमेगा एन कट गया, जीटा बचा, तो -tan इनवर्स 1 - 2 जीटा स्क्वायर अपॉन में जीटा। तो ये फाई आर, तो चार चीजें है इसमें, ये याद रखने की चीजें, रिपीट कर लो कैसे भी करके, इन्हें दिमाग में डाल लो, और ये इम्पोर्टेंट है। फाई आर इज इक्वल टू -tan इनवर्स √1 - 2 जीटा स्क्वायर अपॉन में जीटा, 1.85 - 1.2 जीटा इंटू ओमेगा एन होल। अच्छा, ओमेगा एन डिवाइड मत कर देना उनकी तरह, यहाँ पे ओमेगा एन मल्टीप्लीकेशन में है, वहाँ पे भी मैंने याद करने का बताया, 1.1 + 0.7 जीटा बाय ओमेगा एन, ये तो सबको याद रहती है, ठीक है। ये मैं अभी बता रहा हूँ आपको नया, 0.8 + 2.5 जीटा बाय ओमेगा एन। अब फाइव वाई तो निकाल लो, लेकिन उसके बाद अगर कुछ गलती वलती होती है वो अलग बात है, तो इससे अच्छा तो जीटा और ओमेगा एन जब पता ही है तुम्हें, तो उसी से सॉल्व हो जाएगा। तो 0.8 + 2.5 जीटा बाय ओमेगा एन, जल्दी अब इसे भी करते कंप्लीट। और अब चलते हैं हम कंट्रोल सिस्टम में, कंट्रोल सिस्टम के रिलेशंस में। देखिए एन पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जीटा होता है, और जीटा जो है ये तो सब डायरेक्ट, जीटा से तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी डी टी या टी पी होता है, तो एम टी से तो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, तो टी डी टी या टी एस, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, तो टी जो है, टी भी जो होता है वो इनडायरेक्टली, टी एस जो है इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जीटा होता ही है, तो टी एस डायरेक्टली होगा एम पी से, टी भी डायरेक्टली होगा क्योंकि टी तो खुद ही वैसा ही है, टाइम है। तो एरर भी इसमें एम पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरर के भी, जीटा और एरर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। रिलेशन याद रखो, सारे रिलेशन कवर हो जाते हैं इस रिलेशन में, सारे के सारे रिलेशन, ठीक है। अब ये देखिए जीटा जब 0 से 1 बढ़ रहा है, 0 से 1 बढ़ रहा है, तो यहाँ पे था पहले, ठीक है, यहाँ पे क्या था, मार्जिनल स्टेबल, फिर यहाँ अंडर डैम्प्ड आया, फिर यहाँ पे क्रिटिकल आ गया, ठीक है। तो जीटा जब 1 तक बढ़ रहा है तो स्टेबिलिटी बढ़ रही है, ठीक है। अब जीटा 1 से भी ज़्यादा बढ़ रहा है, जीटा 1 से ज़्यादा बढ़ रहा है, मतलब कि वो इधर और जा रहा है, तो वो तो हट जाएगा ना डोमिनेंट पोल से, तो स्टेबिलिटी तो घटेगी ही घटेगी। अब इसमें पहले बढ़ रहा था तो ठीक है कोई नहीं, लेकिन जैसे ही बहुत ज़्यादा बढ़ेगा तो फिर जीटा भी
की वजह से वो तो उसे इग्नोर कर देंगे, ये स्टेबिलिटी डिक्रीज कर देगा। अनस्टेबल, अनस्टेबल तो भाई इस तरफ चलेगा तो अनस्टेबल ही लेफ्ट हैंड साइड में रहना चाहिए ना बोर्ड, तो ये राइट हैंड साइड में चलेगा। ठीक है, अब ये देखिए ये वाले अब देखिए इसमें क्या कांस्टेंट है, ओमेगा डी कांस्टेंट है। ठीक है, अल्फा थोड़ी ना कांस्टेंट है, अल्फा तो वेरी कर रहा है, अल्फा भी इंक्रीज कर रहा है, ओमेगा एन भी अगर देखो तो इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, फाई जो है, फाई जो मतलब यहाँ से देखो ये फाई डिक्रीज कर रहा है, 590 था, 5 फिर कम हुआ, फिर कम हुआ, 5 जब तो डिक्रीज कर रहा है। तो इस चीज से हम निकाल लेंगे टीपी। टीपी क्या था? ठीक है, टीपी क्या था? एन पाई बाई ओमेगा डी, एन पाई बाई ओमेगा डी था ना। देखिए 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 एन पाई बाई ओमेगा डी था, देखिए। ठीक है, तो टीपी जो है वो कांस्टेंट है इधर, ओमेगा डी कांस्टेंट, एन पाई बाय ओमेगा डी तो वेरी कर रहा था तो, लेकिन ओमेगा डी तो यहाँ तो कांस्टेंट है, तो टीपी भी कांस्टेंट होगा। इस रिलेशन पे भी आते हैं, एक मिनट, ऑर्डर नहीं, टाइप और ऑर्डर पे भी आते हैं, पहले ये तीन देख लेते हैं। यहाँ क्या वेरी कर रहे हैं, यहाँ ओमेगा एन तो वेरी कर रही है, क्या कांस्टेंट है? फाई कांस्टेंट है। ओके, तो पाई माइनस फाई बाय ओमेगा डी है ना उधर, तो उससे तो ये नहीं बोल सकते हम। ठीक है, तो टी डी यहाँ पे कांस्टेंट है। क्यों टी डी कांस्टेंट है? टी डी क्या था? 1 प्लस 0.7 जीटा बाय ओमेगा एन। ठीक है, मान लिया 1 जीटा बाय ओमेगा एन। ओके, तो फाई कांस्टेंट है तो जीटा भी कांस्टेंट है, बिल्कुल सही बात है। ओमेगा एन इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, एम पी कांस्टेंट है। क्यों? एन पाई कॉट फाई तो है वो भी, एन पाई कॉट फाई तो है, एम पी तो एम पी यहाँ पे कांस्टेंट है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अब ये देखिए ओमेगा एन जो है वो कांस्टेंट है, ओमेगा एन जो है कांस्टेंट है, ये देखिए इसकी रेडियस कांस्टेंट है, तो ये ओमेगा एन तो यही बताता है ना इनके इसके बीच का वो डिस्टेंस, तो ये कांस्टेंट है। तो ओमेगा एन कांस्टेंट है तो क्या क्या कांस्टेंट हो जाएंगे? ओमेगा एन कांस्टेंट है तो क्या क्या मिल जाएगा? यहाँ से देख सकते हैं ओमेगा एन, देखो 1 प्लस 0.7 जीटा ओमेगा एन, वो तो फिर ओमेगा एन तो इंक्रीज कांस्टेंट है, लेकिन जीटा तो है नहीं ना कांस्टेंट। तो सिर्फ जो ओमेगा एन पे वेरी करते हैं, सिर्फ वो वाले, वो आप अपने फॉर्मूले से देख सकते हैं कौन सा है ऐसा। ठीक है, अब यहाँ देखिए अल्फा कांस्टेंट, अल्फा क्यों कांस्टेंट है? ये वाली जो लाइन होती है वो अल्फा को डिनोट करती है, तो अल्फा कांस्टेंट है। ओमेगा डी इंक्रीज कर रहा है, ओमेगा डी देखिए इंक्रीज भी कर रहा है, ये देखिए डिक्रीज भी कर रहा है, एक तरह से इंक्रीज कर रहा है मैग्नीट्यूड के हिसाब से देखें तो। ओमेगा एन भी इंक्रीज कर रहा है, ओमेगा एन इंक्रीज कर रहा है कैसे? यहाँ ओमेगा एन अलग है, यहाँ ओमेगा एन अलग है, समझे? सही बात है, ओमेगा एन यहाँ पे ज्यादा होगा ना, बिल्कुल सही बात है। फाई, फाई देखिए ये यहाँ तो बिल्कुल 180 डिग्री है, 0 डिग्री बोल दो, 180 डिग्री बोल दो, यहाँ पे फिर क्या इंक्रीज भी हो रहा है, डिक्रीज भी हो रहा है, ऐसे दोनों तरफ चल रहा है, इंक्रीज मान कर चल रहे हम। ठीक है, अब ये देखिए रिलेशन देखिए, रो एस एस, ये रो एस एस को स्टेडी स्टेट एरर बोलते हैं, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है गेन के। ठीक है, हाँ क्यों होता है? देखिए हम रो एस एस निकालते समय अभी बताएंगे, लिमिट इंटू एस प्लस वन प्लस ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन करते हैं ना अपॉन में, तो ठीक है, तो इस वजह से गेन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हुआ। एक्यूरेसी, अगर भाई एरर ज्यादा है तो एक्यूरेसी तो कम ही होगी ना, एरर ज़्यादा है तो एक्यूरेसी कम होगी। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, एक्यूरेसी के इनवर्स। अब ये ऑर्डर और टाइप में रिलेशन देख लीजिए, अगर ऑर्डर इंक्रीज है तो स्टेबिलिटी डिक्रीज है। ठीक है, ऑर्डर इंक्रीज है तो स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी। अगर जीटा, अच्छा ऑर्डर इंक्रीज है तो क्या होगा? जीटा भी डिक्रीज होगा। जीटा डिक्रीज क्यों होगा भाई साहब? नहीं, ऑर्डर इंक्रीज होगा तो जीटा डिक्रीज होगा, डैम्पिंग जो और वो सबसे रिलेट करके ऑसिलेशन इंक्रीज होगा। ठीक है, टाइप रो एस एस जो है वो डिक्रीज होगा, क्यों होगा वो आगे देखते हैं अभी। स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी, यानी टाइप और ऑर्डर दोनों ही बढ़ाओगे तो आपकी स्टेबिलिटी जो है वो डिक्रीज होती ही है। टाइप ऑफ एरर एंड ऑफ सिस्टम, थोड़ा सा क्लोज कर दीजिए ना। ठीक है, अब ये देखिए रो एस एस टाइप ऑफ एरर सिस्टम, रो एस एस लिमिट एस टेंस टू जीरो एस इंटू वन अपॉन में वन प्लस जी एस एच एस इंटू आर एस, समझ गए? ये वाला फॉर्मूला है इम्पोर्टेंट, ओ एल टी एफ होता है ये। सबसे पहले अगर ऐसा भी है तो उसे नॉन नहीं, उसे क्या बोलते हैं हम, यूनिटी फीडबैक में कन्वर्ट कर दीजिए।
यूनिटी फीडबैक में कन्वर्ट करने के लिए और ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन में कन्वर्ट करने के लिए जी अपॉन में वन प्लस जी एच तो है ही, तो माइनस जी कर दीजिए वहाँ पे, क्योंकि जी यहाँ पे पॉजिटिव हो रहा था तो जाके ये पूरा एक ट्रांसफर फंक्शन बन रहा था ना, माइनस जी कर दो यहाँ पे, तो ये बन गया हमारा जो भी फंक्शन जो आप बोलते हो। ठीक है, अब देखिए टाइप। ठीक है, लेकिन क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन बनाया ये जी प्लस वन प्लस जी एच, और फिर ओ एल टी बनाने के लिए माइनस कर दिया, तो हमें पता ही है। टाइप स्टेप रैंप एंड पैराबोला। ठीक है, टाइप जीरो है तो स्टेप, ये एरर नहीं है, ये याद रखना, ये एरर नहीं, सॉरी ये एरर है। ठीक है, और के पी इसे एरर नहीं बोलते, ये कांस्टेंट होता है, ये तो जैसे पोर्शनल कांस्टेंट होगा, वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, तो ए अपॉन वन प्लस के पी रहा। तो ये मत बोलना कि रो एस एस इंक्रीज कर रही है डिक्रीज कर रही है, मतलब वो केपी पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो इनफाइनाइट रैंप के लिए जो रो एस एस है वो इनफाइनाइट है, पैरा के लिए इनफाइनाइट है, टाइप जीरो के लिए, टाइप वन के लिए ए वाई के भी हो गया, और इसके लिए जीरो हो गया और वो इनफाइनाइट हो गया। ठीक है, अब वो ना आपसे पूछेंगे ऐसी चीज कि यहाँ पे के भी दे देंगे, रो एस एस नहीं देंगे, आपको याद रहेगा ये वाला, लेकिन आप जल्दी जल्दी में क्या करते हैं कि वो के पी और के वी के रिलेशन में, के पी अगर टाइप जीरो के लिए के पी क्या हुआ, ऐसे ऐसे काम हो जाएंगे उसमें, तो इसलिए बहुत ध्यान से इस डायग्राम इसको देखिए, यहाँ पे गलती ना हो जाए गलती से, क्योंकि इसमें गलती हो गई तो फिर रैंक ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, के पी इज इक्वल टू लिमिट एस टेंस टू जीरो जी एस, के वी इज इक्वल टू लिमिट एस टेंस टू जीरो इंटू एस जी एस। ठीक है, थ्री के लिए लिमिट एस टेंस टू जीरो एस स्क्वायर इंटू जी एस के भी। फाइंड टाइप, टाइप निकालना है, टाइप निकालना है तो क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, टाइप तो ओ एल टी एफ से ही निकलता है, ऑर्डर जो है वो सी एल टी एफ या फिर करेक्टरिस्टिक इक्वेशन, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या है, वन प्लस जी एच या फिर जी एस एच एस इज इक्वल टू जीरो, उससे रो एस एस, रो एस एस यानी स्टेडी स्टेट एरर, सिंपल वही है, एस इंटू आर एस, सिंपल वही है, एस इंटू आर एस अपॉन वन प्लस लिमिट एस टेंस टू जीरो जी एस। ओके, ओ एल टी एफ जो भी है इसमें। तो अब आपकी बात करते हैं हम डायनेमिक एरर कांस्टेंट। डायनेमिक एरर कांस्टेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, के नॉट जो होता है वो वन अपॉन में वन प्लस के पी के होता है, के वन जो होता है वन अपॉन में के बी होता है, और के टू जो होता है वन अपॉन में के होता है। तो इसमें कुछ भी डायनेमिक एरर में अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन है, एक टाइप ऐसे दे दिया आपको, आर एस दे दिया, यूनिटी फीडबैक दे दिया, और ये दे दिया, इसने बोला एरर निकालो, और आर टी टू प्लस थ्री टी प्लस फोर टी स्क्वायर है, तो आर टी सिंपल रैंप नहीं है, यहाँ पे देखिए टू प्लस थ्री टी प्लस फोर टी, इसे मैंने बदला पहले, तो टू बाई एस, थ्री बाई एस स्क्वायर, एट बाई एस क्यूब, प्लस कर दो इसको, ये जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो अब ये देखिए ये तो क्या है, टाइप टू है ये तो, समझे, समझ रहे हो ना, टाइप टू है, यानी टाइप टू है तो अब याद आना चाहिए आपको कि टाइप टू के लिए तो के ए निकलता है, के ए निकलता है, तो ये वाली जो चीज है ये क्या है, एट बाई थ्री एस क्यू, तो ए की वैल्यू मुझे पता चलेगा यहाँ पे, ए की वैल्यू क्या होगी, ए की वैल्यू एट होगी, अब के एट निकालना तो कोई बड़ी बात है नहीं। ठीक है, के कैसे निकालोगे, लिमिट एस स्क्वायर इंटू जी एस, एस स्क्वायर से कट गया तो जी एस टेन बाई फोर आ गया, तो एट बाई टेन बाई फोर, यहाँ गलती नहीं करना। अब यहाँ पे अगर नहीं आता किसी को तो वो क्या करेगा, ये सारे पहले आर एस को पूरा सॉल्व करेगा कि एस क्यू इसको पूरा पार्शियल डिफरेंशिएशन और ये सब कुछ करेगा इसमें। ठीक है, एस क्यूब करके ये पूरा बनाएगा, फिर उसे इससे मल्टीप्लाई करेगा, इससे अच्छा तो ये है ना, ये इन दोनों के लिए जीरो ही होता है, इन दोनों के लिए जीरो होता है, उसके लिए ए बाई के होगा। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अब चलते हैं इसमें, ये एक जर्नल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मैं सीधे बताऊंगा आपको, रो एस एस इसका कैसे निकलता है। देखिए, रो एस एस इसका ई एस माइनस ई एस इज इक्वल टू आर एस माइनस सी एस, ये तो पता है हमें। ठीक है, रो एस एस इसका जो होता है एस इंटू आर एस, एस इंटू आर एस, एस तो सिंपल वही है, आर एस, ठीक है, ये भी यही है, अपॉन में वन प्लस जी वन जी टू, मैं जी एस नहीं बोल रहा हूँ, मैं वैसे बोल रहा हूँ जी वन जी टू। ठीक है, माइनस लिमिट, यानी कि आर एस वाला जो है हमारे पास ई एस और ये सब वो इसके रिस्पेक्ट में ये है। अब डी एस के रिस्पेक्ट में देखते हैं, तो एस इंटू डी एस जी टू,
अपॉन में 1 प्लस G1 G2। तो अब इसे याद करने का क्या है, एस आर एस इंटू 1 अपॉन में 1 प्लस G2 G1। ठीक है, इसका क्या है, इसका एस D2 मतलब D जो भी है, और G2 अपॉन में 1 प्लस G1 G2। ठीक है, इसको याद रखना, ये भूलना नहीं है, ये आ जाता है इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन में तो बहुत बार आया है। अब आता है सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी, अच्छा, रो of step disturbance reduced by increase the DC gain of G minus। अच्छा, तो स्टेप डिस्टर्बेंस इसका MSQ या फिर कोई MCH बन सकता है, मल्टीपल सेलेक्ट या कुछ भी बन सकता है। ठीक है, MCH एस अकेडमी वाली उसमें बोला जाता है MCQ को। ठीक है, तो मैं इसलिए मुझे MCH याद है। तो सेंसिटिविटी देखिए, सेंसिटिविटी ऑफ पॉजिटिव फीडबैक इज ग्रेटर देन द नेगेटिव फीडबैक। सबसे वेरी इंपॉर्टेंट चीज ये है, सेंसिटिविटी ऑफ पॉजिटिव फीडबैक इज ग्रेटर देन नेगेटिव फीडबैक। जिसकी जितनी ज़्यादा सेंसिटिविटी होगी वो उतना अनस्टेबल होगा भाई। स्टेबिलिटी अगर ज़्यादा सेंसिटिविटी होगी तो ज़्यादा प्रॉब्लम देगा ना, सेंसिटिविटी भी इतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो परसेंटेज डेल टी एफ अपॉन में परसेंटेज डेल जी एफ इज इक्वल टू 1/H। ये मैं बताता हूँ, ये एक जनरल वो है, ये इम्पोर्टेंट है, ये आता है। ठीक है, पहले तो इसकी मेन डेफिनेशन है एस एम बाई जी। अगर मैं जी के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ तो देखिए क्या है, परसेंटेज चेंज इन एम बाय परसेंटेज चेंज इन जी। ये तो हो गया आपका बेसिक फॉर्मूला। इसे और भी वैसे लिख सकते हैं, तो डी एम बाई डी जी। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू जी के रिस्पेक्ट कैसे करो, और इंटू जी इंटू जी बाई एम, यानी कि इसका उल्टा सब इधर और इधर एम। ठीक है, एस एम बाई एच, बताइए खुद ही, एच बाई एम। ठीक है, इंटू डी एम बाई डी एच, बिल्कुल सही बात है। अब कुछ स्टैंडर्ड है वो याद रख लीजिए, क्लोज लूप मतलब क्लोज लूप के रिस्पेक्ट में। ठीक है, गेन के रिस्पेक्ट में। तो ये अगर ऐसा है पूरा, ठीक है, तो इसका एस एम बाई जी विद रिस्पेक्ट टू गेन, विद रिस्पेक्ट टू गेन, तो 1 अपॉन में 1 प्लस जी एच। ठीक है, एक तरह से पूरा ही है। ठीक है, अब ये वाला देखिए, एस एम बाई एच विच इज इक्वल टू माइनस जी एच एस। ठीक, माइनस जी एस एच एस। ठीक है, अपॉन में 1 प्लस जी एस एच एस। ठीक है, जी क्या है, ये जो है फीडबैक जो हमारा गेन है, फीडबैक गेन जो है वो, तो उसके रिस्पेक्ट में करोगे तो ये ओवरऑल गेन के रिस्पेक्ट में करोगे तो ये। ठीक है, तो इस चीज को याद रखना है। एम एस है क्या, दरअसल एम एस जो है वो जी अपॉन में 1 प्लस जी एच एस। ठीक है, जी अपॉन में जी, तो पूरा एक तरह से ट्रांसफर फंक्शन है ना एम एस तो। ठीक है, उसे अगर गेन के रिस्पेक्ट में जी के रिस्पेक्ट में करोगे तो ये आएगा, और उसी ट्रांसफर फंक्शन को अगर एच के रिस्पेक्ट में करोगे तो ये आएगा। दोनों का डिनोमीटर सेम है न्यूमरेटर में, जो एच के रिस्पेक्ट वाला है उसमें माइनस जी एस एच एस आएगा। ठीक है, ओपन लूप सिलेक्टिविटी, ओपन लूप सेंसिटिविटी सॉरी सिलेक्टिविटी तो उसमें आती है नेटवर्क में, वो भी कराएंगे। ठीक है, आर टू सी जी बीच में जब, तो एस एम बाई जी इज इक्वल टू 1। क्या मतलब इससे, एस एम बाई जी इज इक्वल टू ओपन लूप सेंसिटिविटी हमेशा 1 है इस केस में। ठीक है, इसे याद रखना है। अब देखिए, परसेंटेज ट्रांसफर फंक्शन अपॉन परसेंटेज गेन, अगर ट्रांसफर फंक्शन एम एस जो है वो गेन के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है तो ये डेफिनेशन तो है ही। और इसे कैसे बोलते हैं, 1 प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस जी एच, इसे मैंने ऐसे लिखा। अच्छा, इसे और क्या लिख सकते हैं, परसेंटेज जी इज इक्वल टू डी जी बाई जी इंटू 100। जिसे ऐसे भी लिख सकते हैं, कुछ भी तो नहीं है, परसेंटेज डी जी तो निकाला है, जी डी जी बाई जी इंटू 100। चेंज इन जी है ना, डेल जी लिखा है तो चेंज इन जी अपॉन में जी इंटू 100। परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला एक तरह से। एरिया, एरिया देखिए, अगर हाँ ये किसी किसी में आता है, अगर मुझे एक क्वेश्चन दे दिया और ऐसा रिस्पॉन्स दे दिया और उसमें मुझे बोला कि पहली जो इसकी जो वो है, ये एरिया है, इसका एरिया निकालिए। तो कैसे निकालोगे, इसका एरिया कुछ नहीं है, इसका एरिया 1 प्लस एम पी होगा। ठीक है, अगर मुझे ये सेकंड वाले का दे दिया यहाँ पे, ये इसे नहीं इसे दे दिया, तो वो क्या होगा 1 माइनस एम पी होगा। इस चीज को याद रखो। देखिए G1 G2 G3, तो एम पूरा क्या है G1 G2 G3, तो इसके रिस्पेक्ट में अगर किसी के रिस्पेक्ट में करना चाहो तो वो भी कर लूंगा। ओपन लूप जो है, अब जैसे देखिए, अब मैं एस एफ जी में बताऊंगा आपको, अगर ब्लॉक डायग्राम से नहीं बनाना चाहते तो आप ऐसे ही बना सकते हो। अगर दो
वो दे रखे समर या मल्टीप्लायर दे रखे तो उन्हें एक कंसिडर करेंगे, 2 पॉइंट दे रखे हैं तो उन्हें एक ही पॉइंट कंसिडर करेंगे, एक समर और एक पॉइंट दे रखा है तो उसे एक पॉइंट ही कंसिडर करेंगे, एक पॉइंट और एक समर दे रखा है, समर नहीं प्रोडक्ट और जो भी दे रखा है उसे 2 पॉइंट करेंगे। तो असली चीज क्या है, इसको याद रखना, ठीक है। अब इनमें क्या होता है, टेक अवे पॉइंट, टेक वे पॉइंट, ऐसे ऐसे पॉइंट होगा, नाम मुझसे याद रख लो, लेकिन मैं बोलता हूँ एसएफजी से जब हो रहा है तो उसे भी याद रखने की इतनी जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन आते हैं जिसमें ब्लॉक डायग्राम के आपको रिप्रेजेंटेशन पता होना चाहिए तभी सॉल्व। लेकिन अभी मैं आपके लिए बोल रहा हूँ कि 2 याद रख लीजिए, ये कैसे है, जब पहले और बाद में मल्टीप्लायर है तो 2 को कंसिडर करेंगे, इसमें एक ही कंसिडर होगा। अब ट्रांसफर फंक्शन, ये ओवरऑल फंक्शन तो पता ही है, ठीक है, समेशन ऑफ टोटल फॉरवर्ड पाथ इनटू 1 माइनस नॉन टचिंग पाथ, ठीक है, नॉन टचिंग लूप अपॉन में 1 माइनस सम ऑफ लूप गेन ऑफ इंडिविजुअल लूप का सम गेन जो है उनका, फिर प्लस सम ऑफ गेन प्रोडक्ट ऑफ 2 नॉन टचिंग लूप है अगर उनको तो गेन प्रोडक्ट कर दीजिए, उन्हें ऐड कर दीजिए, फिर माइनस कर दीजिए प्रोडक्ट ऑफ 3 नॉन टचिंग लूप, ठीक है, गेन उनके। अब एस एफ जी अगर ऐसे ही बनाने को आ सकते हैं कि भाई सब इक्वेशन दे दी उससे एस एफ जी बनाओ, तो हमने तो आज तक ऐसे किया नहीं होगा, जो मैक्सिमम बच्चे नहीं करते इस चीज़ से, लेकिन ये चीज़ें ध्यान रखनी है। अब वाई वन इज इक्वल टू A11 वाई वन प्लस A12 Y2 प्लस B1 U1, ठीक है। तो इसमें देखिए देखिए क्या है, Y1 है एक, तो Y1 जो है A1 भी है और Y2 भी है, ये भी है, लेकिन Y1 पे सारी चीज़ें आ रही, तो Y1 पे A1 से Y1 ही A11 से भेज रहा है Y1 पे, ठीक है, कोई नहीं। Y2 जो है A12 से भेजेगा, Y2 जो है वो A12 से Y11 पे भेज रहा है, B1 U1 से भेज रहा है, B1 U1 से भेज रहा है, तो इसका SFC देखिए ऐसे बनेगा, इसका देखिए, अब देखिए Y2 बीच में, ठीक है, Y2 A2 टू जो है Y2 से दे रहा है, ठीक है, B2 देखिए B2 U2 से दे रहा है, अब B2 U2 से दे रहा है, B2 तो U2 से दे रहा है, तो ये देखिए यहाँ से दे रहा है, क्योंकि इसे हम नहीं देंगे ना, अभी तो हमें ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन बनाना है इसका, कैसे वो U1 Y2/U1 बनाना है, तो इसलिए हम U2 हम अलग तरीके से देंगे, और इसी को हम एक्सटेंड भी कर सकते हैं, Y2 ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। और ये हो गया Y1 से A21, मतलब A21 मल्टीप्लाई करके Y2 पे जा रहा है, ठीक है, ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन। अब जो जो है वो चीज़ें जोड़ दो, ठीक है, जो जो चीज़ है वो इन्हें जोड़ दो, तो कैसे जुड़ेगी, Y1 देखिए, Y1 ये देखिए, ठीक है, इसका A21 इधर से भी जा रहा है और A12 इधर से भी जा रहा है, तो बस ये वाले पॉइंट है जुड़ने वाला, जुड़ गया। अच्छा, अब इसमें एसएफजी में एक दो चीज़ें इंपॉर्टेंट ये है, जैसे देखें सेल्फ लूप है इनमें, लेकिन जो इनपुट में सेल्फ लूप है, इनपुट नोट सेल्फ लूप इज इनवैलिड होता है। अच्छा जी, एनी सेल्फ लूप है गेन इज इक्वल टू 1, वो भी इनवैलिड होता है, ये भी ध्यान रखो। तो इसका एसएफजी का जो आएगा ओवरऑल 10 आ जाएगा। ये कैसे निकालना है देखो, फॉरवर्ड पाथ 10, ठीक है जी, 10 है फॉरवर्ड पाथ, इंटू 1 माइनस ये तो इनवैलिड है ना, ये भी इनवैलिड है, 1 माइनस 0, और लूप क्या है 1 माइनस कोई भी लूप नहीं है, 0, तो 10, ओके। अब ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम फास्टर है, इनिशियल रिलैक्स सिस्टम क्या होता है, किसी भी ऑप्शन में अगर आप T0 करो तो इन ऑपरेशन वो 0 ही देगा, तो वो इनिशियल रिलैक्स सिस्टम ही गिना जाएगा, तो ये ऑप्शन में से भी चेक कर ले सकते हो। ट्रांसफर फंक्शन L ऑफ CT अपॉन में L ऑफ RT, ओपन लूप DC गेन, ठीक है, ओपन लूप DC गेन क्या है, G0 पे कर दो, क्लोज लूप DC गेन उसे पूरा निकाल के G अपॉन में 1 प्लस G0, ये होता है क्लोज लूप DC। ओपन लूप में तो ये होगा, क्लोज लूप में ऐसा, ठीक है। ये तो मैंने बताया था आपको, n इज इक्वल टू TS/T, ठीक है, नंबर ऑफ साइकिल वाला, ठीक है, n इज इक्वल टू TS/T, ठीक है। आगे ये चलते हैं हम, इसमें TS को हम 4/zeta ओमेगा भी ले सकते हैं 2% वाले के लिए, और इनटू इसको इसको f ऊपर जाएगा एफ डी, तो ओमेगा D/2 पाई आ गया, ठीक है। इसको ओवरऑल भी हम कैसे लिख सकते हैं, इसको ओवरऑल को हम कैसे लिख सकते हैं, 2
इंटू 1 माइनस जीटा स्क्वायर बाय पाई जीटा। यही चीज़ मैंने आपको यहाँ बताई थी। देखिए ये n इज इक्वल टू तो है n इज इक्वल टू टी एस माइनस टी आर एफ टी। अच्छा आर टी आर को हम कंसिडर नहीं किया, छोटा होगा वो बहुत, इसलिए जब नहीं गिवन है तो सब कंसिडर ही मत करो, गिवन है तो कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है, और अब इसका रिलेशन मैं ऐसे निकालूंगा अगर एल एन एम पी से, तो लॉ एल एन नेचुरल लॉ कर लो एम पी का, तो वो ऐसा आएगा। ठीक है, अब इससे कंपेयर कर लो, तो वो जो कंपेयर होगा वो मॉड का करके 2/n आएगा। तो इससे एक रिलेशन ऐसा आ गया कि एल एन एम पी का मॉड इज और एन के बीच में रिलेशन ऐसा है। ठीक है, अब हम फ्रीक्वेंसी रिस्पांस एनालिसिस पे चलते हैं। फ्रीक्वेंसी रिस्पांस एनालिसिस पे चलते हैं। ये देखिए यहाँ से आ गया। हाँ, गेन मार्जिन पता है सबको 20 log 1 बाय गेन। यहाँ पे ऐसा मत करना कि गेन ही गेन मार्जिन है, 1 अपॉन में गेन जो होता है वो गेन मार्जिन है। अट ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा पीसी। ओमेगा पीसी क्या है? ओमेगा पीसी वो वाला एंगल है जो कि एंगल विच इज इक्वल टू माइनस 180 डिग्री। ओमेगा मतलब जैसे टेन इनवर्स ओमेगा माइनस टेन इनवर्स ओमेगा बाय 2, और इन सब के एंगल को इक्वल टू माइनस 180 डिग्री कर दीजिए। जो भी ओमेगा आया उससे सॉल्व करने के बाद वो ओमेगा पीसी होता है। ठीक है, ओमेगा जी सी क्या है? मैग्नीट्यूड को 1 कर दीजिए और उसका जो ओमेगा है वो सॉल्व करके निकाल दीजिए, वो ओमेगा जी सी होगा। ठीक है, ये पता ही है हमें। ठीक है, हाँ ठीक है, कंसिडर कर लीजिए, इसे याद रख लीजिए अभी के लिए। अभी तो लास्ट का मोमेंट है, इसे याद रखने चाहिए। जी एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जीटा स्क्वायर। इसको थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं दिमाग में घुसा लीजिए, कहीं कहीं रिलेशन पूछा है इससे, इसलिए मैंने यहाँ लिखा है। तो फेज मार्जिन इज इक्वल टू 5 प्लस 180 डिग्री। फेज मार्जिन इज इक्वल टू 5 प्लस 180 डिग्री और गेन मार्जिन इज इक्वल टू 20 log 1 अपॉन में गेन ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा पीसी। ठीक है, तो गेन मार्जिन फेज मार्जिन मैं बता दिया आपको। अगर ये दोनों पॉजिटिव होते हैं तो स्टेबल होता है, पॉजिटिव का मतलब है, और ओमेगा पीसी ग्रेटर देन होना चाहिए ओमेगा जीसी से, जब ये स्टेबल है। इंपॉर्टेंट है। जीएम अगर नेगेटिव है और ओमेगा जीसी ग्रेटर देन ओमेगा पीसी तो अनस्टेबल है। इफ गेन मार्जिन पे फेज मार्जिन सेम है और ओमेगा पीसी ओमेगा जीसी सेम है तो मार्जिनल स्टेबल हो गएगा। अच्छा एक और रिलेशन है, गेन मार्जिन जो होता है के मार्जिनल बाय के डिजायर भी होता है। इसका यूज भी बताऊंगा अभी मैं आपको। ठीक है, ये अच्छा है, ये यहाँ पे एक आध क्वेश्चन बन सकता है, मतलब एक क्वेश्चन बन सकता है जो कि आपको गेन मार्जिन में थोड़ी सी कंफ्यूजन ला देगा। ठीक है, एट स्टेडी स्टेट ओमेगा इज इक्वल टू 0 होता है, बिल्कुल सबको पता है। ट्रांसपोर्टेशन लैग और डेड टाइम बोलते हैं ई टू द माइनस टी एस। ई टू द पावर माइनस टी एस को हम ट्रांसपोर्टेशन लैग या डेड टाइम बोलते हैं। तो इसे हम कैसे एंगल एंगल और मैग्नीट्यूड में लिख सकते हैं, वन मतलब एंगल माइनस ओमेगा टी रेडियन। और इसे हम कैसे उसमें लिख देंगे, डिग्री में करने के लिए 180 इंटू अपॉन पाई से हमें वो करना पड़ेगा। पाई जो है यहाँ 180 मत लिख देना, पाई जो है वो 3.14 होती है उसकी वैल्यू। तो इससे मेरे पे आ जाएगा 1 माइनस 57.3 ओमेगा टी। ठीक है, ओमेगा पी सी अगर डिक्रीज हो रहा है, ओमेगा पी सी अगर डिक्रीज हो रहा है तो गेन मार्जिन डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, ओमेगा पी सी इस केस में बता रहा हूँ मैं, इसमें ट्रांसपोर्टेशन लैग के कारण बहुत चीजें चेंज हो रही है। ओमेगा जीसी इसमें देखिए, ओमेगा जीसी हमेशा सेम रहेगा, बिल्कुल सही बात है। लेकिन ओमेगा पीसी भी डिक्रीज कर रहा है, गेन मार्जिन भी डिक्रीज कर रहा है, फेज मार्जिन भी डिक्रीज कर रहा है, तो इसका मतलब स्टेबिलिटी भी डिक्रीज कर रही है। तो ये इसकी प्रॉब्लम है, ट्रांसपोर्टेशन लैग हमें ये प्रॉब्लम देता है। तो देखिए ये डिवाइस हो गया आपका, क्वेश्चन बन जाता है। इसे 1 माइनस एस टी भी लिख सकते हो, आगे बताऊंगा। ठीक है, अब देखिए इनक्लोज्ड अनस्टेबल। इनक्लोज्ड अनस्टेबल, अगर पोलर प्लॉट के अंदर ही वो पॉइंट इनक्लोज्ड है -1 वाला, ठीक है, तो वो अनस्टेबल है। -1 वाला ये बाहर है, इनक्लोज्ड नहीं है, ओमेगा पीसी ये वाली जो लाइन में ये कट होता है ना, ये इसे ही बोलते हैं ओमेगा पीसी, तो वो स्टेबल है बाहर वाला है। तो और ओमेगा पीसी है ये यहाँ पे। ठीक है, ओमेगा पीसी तो इंक्रीज करे जा रहा है यानी कि ये देखिए यहाँ पे इनफाइनाइट भी, यानी कि ओमेगा इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, और ये देखिए क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है ना तो इनफाइनाइट तक जा रहा है, ये है। और ये है तो मार्जिनल स्टेबल है, पता ही है। ठीक है, डिटरमाइन द स्टेबिलिटी। अब ये देखिए ये वाले जो पॉइंट होते हैं, अगर एक यूनिटी
सर्कल होगा, ओमेगा जी सी जो भी यहाँ से कट कर रहा है तो वो ओमेगा जी सी होता है, और ओमेगा पी सी जो -180 डिग्री पे कट करता है। तो ये पोलर प्लॉट से आपको याद आ जाए। तो ओमेगा इंक्रीज, देखिए ओमेगा इंक्रीज ऐसे कर रहा है, यानी कि ओमेगा पी सी जो है वो ग्रेटर देन ओमेगा जी सी है, समझे। तो यानी कि ये स्टेबल सिस्टम वाला केस होएगा अगर ये बाहर है तो, पॉइंट। ठीक है, अब जैसे ये देखिए इसमें ओमेगा पी जी सी और ओमेगा पी सी, देखिए ओमेगा जी सी तो जीरो से शुरू हुआ, ये ओमेगा तो बढ़ रहा है यहाँ पे इनफाइनाइट है, तो ओमेगा पी सी जो है वो ग्रेटर देन ओमेगा जी सी है, तो इस वजह से ये स्टेबल सिस्टम की थोड़ी सी पास है। तो ठीक है, और जो मैग्नीट्यूड है वो डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब चलते हैं इसमें, तो स्टेबल तो है ही, हमें पता चल गया ओमेगा पी सी ग्रेटर देन ओमेगा जी सी। अब यहाँ देखिए ये इस वाले में देखिए ये ओमेगा जी सी यहाँ पे कट कर रहा है, ठीक है, यहाँ कट कर रहा है ओमेगा जी सी, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ओमेगा जी सी बड़ा है ओमेगा पी सी से, तो यहाँ अनस्टेबल होगा सिस्टम। ठीक है, तो अनस्टेबल होगा। अब देखिए एग्जांपल यही वाला, ठीक है। अच्छा, जो भी अब एंगल की बात है तो मैं फेज मार्जिन और गेन मार्जिन आपको सिंपल यहीं से बताऊंगा। अब गेन मार्जिन आप देखिए, ये तो जो इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो गेन होता है, ठीक है, और ये जो एंगल है वो -180 डिग्री, ये क्या है, फाई हो गया, तो गेन भी मिल गया, फाई भी मिल गया, गेन भी मिल गया और फाई भी मिल गया जो एंगल है। अगर हमें एंगल गिवन है तो, अगर पॉइंट भी गिवन है तो भी हम एंगल निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इससे गेन गेन हमारे .1 आ गया, तो गेन मार्जिन निकल गया 20 डिग्री, ठीक है। फेज मार्जिन कैसे निकला, 5 + 180 डिग्री होता है, तो -140 + 180 डिग्री, तो ये 40 डिग्री निकल गया, सिस्टम स्टेबल है, क्यों, -1 जो है ये बाहर है, और फेज मार्जिन भी है और गेन मार्जिन भी पॉजिटिव है, और ओमेगा पी सी ग्रेटर देन ओमेगा जी सी, तो भैया स्टेबल सिस्टम है ना। ओके, अब देखें ये वाला, अब इस वाले में देखिए, ये देखिए -150 डिग्री। अब सोचने की बात है, यहाँ ओमेगा जी सी तो है ही नहीं, ओमेगा जी सी इनफाइनाइट आता है, गेन मार्जिन तो पता ही नहीं हमें, गेन मार्जिन निकल ही नहीं सकता, फेज मार्जिन यहाँ जरूर निकल सकता है, -150 डिग्री + 180 डिग्री = 30 डिग्री, तो फेज मार्जिन तो निकल गया। तो ओमेगा पी सी लेकिन देखिए ग्रेटर देन यानी कि इनफाइनाइट है ही नहीं वो, तो ओमेगा जी सी से, तो क्या हाईली स्टेबल सिस्टम है, यहाँ मत बोल देना अनस्टेबल सिस्टम। फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स फॉर सेकंड ऑर्डर सिस्टम, देखिए सेकंड ऑर्डर सिस्टम का फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स मैक्सिमम बच्चों को नहीं पता होता है ये, ठीक है, ये ओमेगा एन स्क्वायर और 2 m, इसको हम फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स पे भी लिख सकते हैं। एट स्टेडी स्टेट ओमेगा = 0, अभी बताया था, ओमेगा पी सी = इनफाइनाइट और गेन मार्जिन इनफाइनाइट, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ सेकंड ऑर्डर में ओमेगा पी सी भी इनफाइनाइट और गेन मार्जिन भी इनफाइनाइट होता है, लेकिन ओमेगा जी सी और फेज मार्जिन ये निकाले जा सकते हैं, ये निकाले जा सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे, अब इसका तो फॉर्मूला है, इसका तो फॉर्मूला है, ठीक है, इसे बोलते हैं हम ओमेगा एन रूट अंडर रूट 4ζ4 + 1 - 2ζ²। अब इसे याद कराने के लिए मैं बताता हूँ, हमने ओमेगा एन पढ़ा था वहाँ पे ये नहीं था, बस वहाँ 1 - 2ζ² ओमेगा एन आ जाता था, तो इससे ओमेगा आर आ जाता था, तो 1 की जगह मुझे सिर्फ ये इंट्रोड्यूस करना है, √4ζ4 + 1, ठीक है, √4ζ4 + 1, तो ओमेगा जी सी = ओमेगा एन रूट होल रूट इंटू, मुझे याद है 1 है, 1 था लेकिन 1 हटाओ यहाँ से, 1 हटाओगे तो √4ζ4 + 1, 4ζ4 भी याद करवा दूंगा, 4ζ4 उसमें बैंडविड्थ में आता था, है ना, याद है, बैंडविड्थ में आता था 4ζ4 - 4ζ² + 2, याद है, देखिए अभी याद कराते हैं, देखिए 4ζ4 - 4ζ² + 2 आ गया। तो इससे रिलेट करो, इन्हें याद करने की कोशिश, जो माइंड मैप बनाने का यही तो फायदा होता है कि उन्हें जल्दी याद करने की टेक्निक पता होनी चाहिए, मैं कहीं से रिलेट कर दो, तो उन्हें रिलेट कर दिया। तो फेज मार्जिन जो है, अब फेज मार्जिन देखिए ये वाली चीज को 2 tan−1 2ζ में ये वाला पूरा सिस्टम, ओमेगा हटा दो, ठीक है। तो अब याद है हमें, देखिए फाई आर याद करो, फेज मार्जिन याद करो, कोई टेंशन नहीं है, ये याद करना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। फाई आर मैंने बोला -tan−1 इंटू √1 - 2ζ² अपॉन में जीटा,
ठीक है। क्या था उसमें, ओमेगा आर की तरह ही काम कर रहा है, अपॉन में ओमेगा एन जीटा एन से मल्टीप्लाई किया तो ओमेगा आर, ओमेगा एन और ओमेगा एन कट गया और माइनस का मल्टीप्लीकेशन बाहर है। और अगर जीटा 1/√2 के इक्वल है तो एम आर की वैल्यू 1 है और ओमेगा आर की वैल्यू 0 है। तो ये याद हुआ, बिल्कुल याद होने की सारी प्रॉब्लम हट गई है। देखो जीरो इन पर यहाँ से अगर आप देख सकते हो इस चीज़ को, देखिए ये लैपटॉप में पढ़ने से ज़्यादा फायदा होगा क्योंकि मैंने सारी चीज़ें लैपटॉप के लिए बनाई है। मोबाइल से आप कितना भी कोशिश करोगे उसमें ये थोड़ा सा छोटा लिखा है, क्योंकि छोटा लिखने से क्या होगा, वो सारी चीज़ें कवर हो जाएगी मेरी या आपकी और आपकी, कि इससे हम ये सारा जल्दी से जल्दी कवर कर लेंगे। लेकिन किया पूरा है। अब इसी को मैं 10 पेज में भी लिख सकता था, 2-3 पेज जो है वो 10 पेज में भी लिख सकता था, लेकिन उससे वो चीज़ें ज़्यादा ही दिखती है। हमें एक जगह सारी चीज़ चाहिए होती है, इसलिए बता रहा हूँ। और मैं समझा तो रही हूँ आपको, ठीक है। तो फेज मार्जिन tan इनवर्स 2 जीटा और 1 में रूट 4 जीटा 4 प्लस 1 माइनस 2 जीटा स्क्वायर। फेज मार्जिन क्या, अगर जीटा 1/√2 से यानी कि 0.707 से कम है, 0.707 से कम है, तो फेज मार्जिन जो है 100 जीटा आ जाएगा। ओके, तो और आगे चलते हैं। और 100 जीटा आ जाएगा, लेकिन प्लस माइनस 5% का डिक्रीज हो सकता है इसमें डिग्री का। यानी कि अगर ऑप्शन में दे रखा है 95 दे रखा है ना, तो 95 भी सही है, ठीक है। लेकिन 95 और 105 के आगे पीछे, इसके बीच में एक ऑप्शन है और सारे अलग है, तो 95 और इसके बीच वाला ऑप्शन सही होगा। लेकिन ये भी याद रखो आप, 4 जीटा 4 प्लस 1 माइनस 2 जीटा स्क्वायर। देखिए एक चीज और लिखी है मैंने यहाँ, 1 में एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 1 को अगर मेरे को इसका एंगल निकालना होता था, तो एंगल कैसे निकालोगे इसका यार, सोचने वाली बात है। तो इसे जो सॉल्व करके आएगा तो ये आ गया -tan−1 ओमेगा पीसी, मतलब ओमेगा पीसी निकालने के लिए किया था मैंने, तो ओमेगा पीसी अपॉन में 1 माइनस ओमेगा पीसी स्क्वायर। क्या समझ आया इस, क्योंकि अब आप इसे सॉल्व करने बैठ रहे हो, सॉल्व कर सकते हो, कोई नहीं सॉल्व कर दो भाई। कैसे करोगे, माइनस बीटा का करोगे, पहले तो माइनस इसके वो बनाओगे, क्या बनाओगे इसके जो बोलते हैं ना फैक्टर्स बनाओगे, तो -1 प्लस -1 स्क्वायर -4/2, तो ऐसे करोगे। लेकिन इससे अच्छा मैं बोल रहा हूँ कि ये चीज़ याद रख लो आप, -tan−1 ओमेगा पी सी अपॉन में 1 माइनस ओमेगा पी सी स्क्वायर। अच्छा, इसको याद करने का एक फ़ायदा होगा आपको, वो चीज़ वहाँ कॉम्प्लिकेटेड लगेगी, टेस्ट सीरीज में भी कॉम्प्लिकेटेड लगी थी कि अब इसे कैसे सॉल्व करें, ठीक है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो अलग बात है आपकी, नहीं तो आप इसे पूरा वो सॉल्व करोगे। कैसे करते हैं वो, जो आप दो तरफ से बढ़ा देते हैं उस चीज़ को, मतलब इसे और फैक्टराइज कर सकते हैं हम इसे, ठीक है। अब मैं आपको ट्रांसफर फंक्शन बता देता हूँ। इसका ट्रांसफर फंक्शन जैसे इसका ऑप्शन एक एग्जांपल के तौर पे, ट्रांसफर फंक्शन 1/s+3 दे रखा है, ठीक है। और एक कंडीशन दे रखी है y0 = 2, तो फाइंड बोला है yt। तो इसमें पहले तो हम ट्रांसफर फंक्शन ये y/s/hs एक्सेस है, तो हम देखिए एस वाई एस प्लस एस में इधर चलेगा तो 3y/s = तो अब इसे लाप्लास को हमने खोला, एस वाई एस माइनस वाई जीरो, बिल्कुल सही बात है, प्लस 3y/s और तो नहीं आएगा, ठीक है, इक्वल टू एक्सेस, ठीक है। इससे मेरे पे ये आ गई इक्वेशन, ओके। और और भी हम क्या करना चाहते हैं, इसे और सॉल्व कर दो, तो वाई एस को कॉमन लेके इसे और सॉल्व करो, तो इसे और सॉल्व करने के बाद चीज़ आ जाएगी, तो ये आ जाएगा। तो देखिए इसमें जिस चीज़ में जेड एस आर और जेड इनपुट रिस्पॉन्स, तो जिस चीज़ में ई टू द पावर वाली -3t वाली चीज़ थी, वो तो जीरो इम्पल्स रिस्पॉन्स इनपुट रिस्पॉन्स हो गया, ठीक है। और एक हो गया जेड एस आर, जीरो स्टेट रिस्पॉन्स। इस चीज़ को आगे मैं बहुत अच्छी तरह समझाने वाला हूँ, क्योंकि जेड आई आर जेड एस आर और एक नेचुरल रिस्पॉन्स और एक फोर्स रिस्पॉन्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सिग्नल में भी और कंट्रोल में भी।
अब चलते हैं इसमें एल टी आई सिस्टम, ये सिग्नल का ही काम है एक तरह से। ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव वन है और भेज रहा है वो बी वन साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव टू। तो वो क्या होगा, इसका देखिए, इसका काम है असली, ये क्या कर रहा है, एफ इसका मॉड, मॉड ले लो इसका, जो भी इसका मॉड है उसमें। अब जे ओमेगा देखिए, बी वन निकालना है हमें, बी वन निकालना है तो ए का मल्टीप्लीकेशन होना चाहिए और एफ एस जो भी इसका वो है एस इज इक्वल टू जे ओमेगा पे। तो जे ओमेगा का मतलब एक तरह से एस डोमेन में करोगे तो जो ओमेगा ये होगा ना वो इधर होना चाहिए। ठीक है, तो इससे बी बना जाएगा। फाइव टू कैसे आएगा, अच्छा फाइव टू के लिए मुझे पहले इसका एंगल निकालना पड़ेगा एट एस इज, और उसे डालना पड़ेगा एस इज इक्वल टू ये जे ओमेगा वाले साइन में। ठीक है, तो उससे हम प्लस माइनस फाइव टू, तो हमें फाइव टू निकालना है तो प्लस माइनस फाइव वन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कर दिया हमने। ठीक है, अब मिनिमम फेज सिस्टम, एक मिनिमम फेज सिस्टम हो गया और एक नॉन मिनिमम फेज सिस्टम हो गया। ऑल जीरो एंड पोल्स लाई इन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एस प्लेन, ऑल जीरो पोल्स आर लाई इन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एस प्लेन। समझ गए, मिनिमम फेज सिस्टम ये है। और मैक्सिमम फेज सिस्टम मतलब सॉरी नॉन मिनिमम फेज, जिसमें कि कोई ना कोई भी आर एच एस में लाई कर रहा है तो। और एक होता है मिक्स्ड, मिक्स्ड भी सेम, अगर उसमें लेफ्ट हैंड में भी है राइट हैंड में भी है तो। लेकिन ये जेड ट्रांसफॉर्म में भी याद हो आपको कि होते हैं मिनिमम और मैक्सिमम वाला, मिनिमम नॉन मिनिमम। इसमें वो उसमें क्या होता था कि यूनिटी सर्कल के अंदर वाले जो है मिनिमम है और उसके आउटर वाले है वो नॉन मिनिमम है, और मिक्स्ड वाले जिसमें थोड़े से मिनिमम में भी है मैक्सिमम है वो भी। ठीक है, एंगल ऑफ एफ एस इज इक्वल एट ओमेगा इज इक्वल टू इनफाइनाइट। ठीक है, अच्छा मिनिमम वाले केस के लिए ये एक अच्छी सी चीज है, आती तो नहीं है लेकिन दिमाग में रखने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं। पोल माइनस जीरो इंटू 90 डिग्री। ठीक है, माइनस 90 डिग्री इंटू पोल माइनस जीरो, ये एंगल है एट ओमेगा इज इक्वल टू इनफाइनाइट पे मिनिमम फेज सिस्टम के लिए। ठीक है, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन फॉर द फोर पोल राइट हैंड साइड। ठीक है, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन फॉर पोल राइट हैंड साइड, क्लोज लूप मे और मे नॉट बी इन राइट हैंड साइड। ठीक है, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन के जो पोल्स होते हैं वो हो भी सकते नहीं भी हो सकते लेफ्ट राइट हैंड साइड में, इसमें ये कहता है। इसमें देखिए क्या है, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन फॉर जीरो जीरो राइट हैंड साइड। ठीक है, क्लोज लूप 100% इन राइट हैंड साइड। इस चीज से हमें 100% ये श्योरिटी हो जाती है कि आर एच एस जो है वो 100% जो जीरो होंगे वो आर एच एस में प्रेजेंट होंगे नॉन मिनिमम केस में। अच्छा, डोमिनेंट पोल कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया था, अगर 5T और 210T के बीच में अगर उनकी डिस्टेंस है तो ये वाला है इसे हम इग्नोर कर देंगे, इस चीज को इग्नोर कर देंगे, ये डोमिनेंट है। अब लेकिन क्यों, कैसे करेंगे, टाइम कांस्टेंट फॉर्म में करेंगे, ऐसे नहीं करना ये ऐसे है तो S5 को ऐसे हटा दोगे, नहीं S5 को ऐसे भी नहीं हटा सकते। इसे आपको हटाने के लिए पहले आपको इसको टाइम कांस्टेंट फॉर्म करना पड़ेगा, तो 2 वाला आ जाएगा, तो ये 1 प्लस स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो ये हटेगा अब, यानी कि 2 आ गया। स्टेडी स्टेट वैल्यू, स्टेडी स्टेट वैल्यू लिमिट s टेंस टू 0 एस सी एस ओमेगा इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये तो पता ही है, ओमेगा इज इक्वल टू 0 कर दोगे तो बात हुई। ठीक है, अब मैंने गेन मार्जिन इज इक्वल टू के मार्जिन बाय के डिजायर वाली आपको बात बताई थी। देखिए यहाँ पे दे रखा है के इज इक्वल टू 10 फॉर गिवन प्लॉट, के इज इक्वल टू 10 फॉर गिवन प्लॉट। ठीक है बॉस, ठीक है, के कितना होना चाहिए जब 40 dB गेन मार्जिन होगा तब। तो गेन मार्जिन मुझे इसने 40 dB दिया, 40 dB नहीं 100 ना। ठीक है, तो के, अब मैं मान लेता हूँ गेन मार्जिन इसने जो दिया है, देखिए ये वाला गेन मार्जिन इसने दे रखा है, ये कितना है। ठीक है, गेन मार्जिन जो भी है इसमें कितना आएंगे, जो के डिजायर है, के डिजायर तो इसने 0.1 दे दिया। ठीक है, गेन मार्जिन इसने 10 दे दिया, 10 दे दिया। ठीक है, तो हमने गेन मार्जिन हम निकाल लेंगे 1 में 0.1 से। ठीक है, तो वो 10 आ गया फ्रॉम द प्लॉट। ठीक है, के मार्जिनल, के मार्जिनल हमेशा सेम रहता है, के मार्जिनल देखो के डिजायर जो है वो 10 था, मेरा के डिजायर 10 था,
और गेन मार्जिन हमने 10 निकाल लिया तो 100। तो के मार्जिनल दोनों में सेम रहेगा, हमेशा के मार्जिनल जितना भी है वो सेम रहेगा। तो के मार्जिनल निकालना था सबसे पहले, वो हमने 100 निकाल लिया। अब यहाँ वाले में देखिए गेन मार्जिन क्या होता है, के मार्जिनल बाय के डिजायर, तो 100 था ही, ठीक है। और के डिजायर नहीं पता हमें, गेन मार्जिन हमें पता है कि 40 dB यानी कि 100, तो 100 बाय 100 हो जाएगा, तो के डिजायर मुझे आ जाएगा 1, ठीक है। के डिजायर मुझे आ गया। यहाँ पे देखिए ये क्या है, गेन दे दिया 0.1 तक का, तो गेन मार्जिन क्या होगा 1/0.1, तो 10 आ गया ना गेन मार्जिन तो हमारे पास पहले वाले केस में। और के डिजायर भी दे रखा है, तो के मार्जिनल निकालने में कितनी देर लग रही है। तो जीटा इज इक्वल टू रूट ln mp स्क्वायर प्लस, अब इसको कैसे निकाला देखिए, मैंने रिलेशन बताया था आपको, इस चीज को पुट करोगे यहाँ पे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब आता है वेटिंग फंक्शन, लाप्लास जो होता है इम्पल्स रिस्पॉन्स का, इसे बोलते हैं लाप्लास। निकाल दोगे अगर इम्पल्स रिस्पॉन्स का वो ट्रांसफर फंक्शन का, क्यों एच एन का एच टी का अगर इम्पल्स लाप्लास निकालोगे तो वो तो ट्रांसफर फंक्शन है ही ना इस डोमेन में ही, ठीक है। ओके, तो अभी पार्ट 1 कंट्रोल सिस्टम का कंप्लीट करते हैं। ओके।